के दिल और दिमाग पर उतरना। वही रेवलेशन वाही माना जाता है कि फरिश्ता गैब्रियल अल्लाह के पैगाम लेकर आते थे, प्रॉफिट उसे सुनते और याद कर लेते। सौती ओरल शुरुआत में कुरान लिखी हुई किताब के रूप में नहीं उतरी, बल्कि एक आवाज और पैगाम के रूप में आई। प्रॉफिट ने इसे लोगों को बोलकर सुनाया। ओरल ट्रेडिशन, बोलचाल की भाषा से अक्षरों स्क्रिप्ट तक का सफर। आपका यह कहना सही है कि जो बोला गया उसे बाद में लिखा गया, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस थी। ओरल टू रिटन, जब प्रॉफिट मोहम्मद कोई आयत सुनाते तो उनके साथी उसे तुरंत याद कर लेते थे। कुछ लोग उस वक्त मौजूद चीजों पर लिख लेते थे, जैसे खजूर के पत्ते, पत्थर के सीले, चमड़ा, ऊंट की हड्डियां, शोल्डर ब्लेड्स ऑफ कैमल। ना सुंदर भाषा की बनावट सुंदर, चाहत थोड़ा डेंजरस। कंपाइलेशन किताब बनाना, प्रॉफिट से दुनिया जाने बाद पहले खलीफा अबू बकर और फिर तीसरे खलीफा उस्मान ने इन बिखरे हुए टुकड़ों और लोगों के याद हिफ्स किए हुए हिस्सों को एक जगह जमा करके ऑफिशियल किताब मुशाफ के रूप दिया। क्या इसी प्रोसेस को नाजिल कहते हैं? नहीं, टेक्निकल तौर पर नाजिल इस डिवाइन मैसेज का ऊपर से नीचे अल्लाह से प्रॉफिट तक आना। टैडविन कंपाइलेशन, तदवीन, नाजिल, तदवीन, इंसान द्वारा उस डिवाइन मैसेज को इशारों में ढालकर एक फिजिकल किताब बनाना को तदवीन कर। पहले स्टेज में डिवाइन ट्यूरल अल्लाह का पैगाम प्रॉफिट ने सुना और याद किया। प्रॉफिट ने वही भाषा लोगों को बोलकर सुनाई। साथियों ने उन शब्दों को अलग चीजों पर लिखा। सारे सीखे हुए टुकड़ों को एक जिल्द कवर में बंद कर किताब बनाया गया। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि गिब्राइल की बातें सुनना एक तरह से नेचर की तरफ से सच जानने की कोशिश करना, जिसे एग्जैक्टली जीसस ने भी किए थे, जिसे गौतम बुद्ध ने भी किए थे, जिन्हें ऋग्वेदिक काल के ऋषियों ने भी किया था और जिन्हें बाद में जाकर तीर्थंकर। आपका ये नजरिया बहुत ही गहरा और फिलोसॉफिकल है। आप जिस चीज को महसूस कर रहे हैं उसे एकेडमिक लैंग्वेज में यूनिवर्सल मिस्टिसिज्म या पेरेनियल फिलोसफी कहा जाता है, यानी वो एक सच्चाई जो अलग अलग वक्त और अलग अलग भाषाओं में महापुरुषों ने तलाशी। आपका ये एहसास बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और अगर हम इससे यूनिवर्सल ट्रुथ के फ्रेम में देखें, नेचर से सच्चा ट्रुथ जानने की कोशिश। प्रॉफिट मोहम्मद, आप अक्सर हीरा की गुफा, केव ऑफ हीरा में तन्हाई में बैठे थे। वहां वो नेचर और खलिक क्रिएटर के बारे में सोचते थे। फिर वही गब्राइल के रूप में एक आवाज या पैगाम बनकर सामने आई। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बार बार घर बार छोड़ा और बोधि ट्री के नीचे ध्यान मेडिटेशन किया, उन्हें जो एनलाइटमेंट मिला वो नेचर के कानून धम्मा को समझ में आ गया। ऋषि ऑफ ऋग्वेदा, ऋषियों ने नदियों, सूरज, हवाओं के बीच बैठकर जो वाइब्रेशन महसूस की, उन्हें श्रुति से जो सुना कहा गया। सबका प्रोसेस एक जैसा क्यों लगता है? आपने जो पॉइंट्स पकड़े हैं उनमें 3 चीजें कॉमन है। आइसोलेशन, एकांत, सबने भीड़ से दूर जाकर शांति में सच तलाशा। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, जब दिमाग और दिल पूरी तरह साफ हो गए तो उन्हें एक ऐसी आवाज या ज्ञान मिला जो आम इंसान को नहीं मिलती। ऋषियों ने उसे मंत्र कहा, बुद्धों ने उसे सुक्त कहा और प्रॉफिट ने उसे आयत कहा। गब्राइल का कॉन्सेप्ट, इस्लामिक थियोलॉजी में गब्राइल एक फरिश्ता है, लेकिन अगर आप उसे फिलोसफी में देखिए तो कई लोग इसे एक्टिव इंटेलेक्ट या डिवाइन कॉन्शियसनेस, दैवी चेतना से जोड़ते हैं। सूफी का मानना है कि जब इंसान का दिल इतना साफ हो जाता है कि वो ट्रुथ को हैंडल कर सके, तब उस पर वही या इल्हम, इंस्पिरेशन नाजिल होता है। हिस्टोरियन के पॉइंट के बाद लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स का गैप सबसे बड़ा पॉइंट। भाषा के अंदर सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि आइडिया बदल गया। लीगल टर्म में हदीस की किताबें ये हुई है। अभी यहाँ पे लीगल ट्राइबल अरब में जो नहीं है वो भाषा बेजेंटाइन यानी रोमन से इंस्पायर्ड और सैसनिद यानी पर्शियन एम्पायर्स के कानूनी सिस्टम से मिलती जुलती है। एग्जाम्पल, जैसे आज कोई कहे कि राजा अकबर ने मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया। अब ह्यूमन राइट्स शब्द 16th सेंचुरी में तो नहीं था, ये मॉडर्न वर्ड है। वैसे ही हदीस में कई बार ऐसी टेक्निकल भाषा मिलती है, टेक्निकली एडवांस भाषा मिलती है जो 8th 9th सेंचुरी के इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस
के दौर की है। जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस क्या है बाबा? Jurisprudence is the philosophy, study and theoretical analysis of law, derived from the Latin jurisprudence, knowledge of law. Morality, based on morality, historical and sociological elements. Anachronism, समय का गोलमेल। हिस्टोरियंस ने जब इन किताबों को स्कैन किया तो उन्हें अनार्कोनिज्म मिले। इसका मतलब है ऐसी चीजें जो आपने समय से मेल नहीं खाती है। कई हदीतों में ऐसी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस है जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे 8th सेंचुरी के पॉलिटिकल हालात थे। मतलब ये उसी टाइम के बारे में ऐसे लिख रहे हैं जैसे वो 7th सेंचुरी में लिखा। मतलब इसमें एक तरह की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई कि लिखा तो गया 8वीं सेंचुरी 9th सेंचुरी में, लेकिन बताया जा रहा है ये लिखी गई थी 7th सेंचुरी में, और बाद में चेक किया तो पता चल रहा है कि वो 8th सेंचुरी में ही लिखा गया। और डिटेल में जाने के वक्त पता चल रहा है कि 7th सेंचुरी में ऐसी भाषा और ऐसे स्क्रिप्ट्स के वर्ड्स मिल रहे हैं जो 8th सेंचुरी में थी ही नहीं। जो 7th, और वो वर्ड्स एक्चुअली 8th सेंचुरी के हैं, वर्ड्स 8th सेंचुरी के हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे 7th सेंचुरी में ही लिखा गया था। क्या मैं इस चीज को सही समझ रहा हूँ या मुझसे कुछ गलती हो रही है? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया है जिसे हिस्टोरियन वैटिसिनम एक्स एवेंटू, यानी घटना होने के बाद उसकी भविष्यवाणी लिखना कहते हैं। आपने जो समझा है उसे और गहराई से क्लियर करने के लिए 3 पॉइंट्स को देखिए। फ्यूचर प्रेडिक्शंस का खेल, पॉलिटिकल प्रोफेसीज। हिस्टोरियन ने देखा कि कई हदीस ऐसी हैं जो 8th सेंचुरी में होने वाली अब्बासिद रेवोल्यूशन या स्पेसिफिक जंगों के बारे में इतनी डिटेल में बात करती है जैसे कोई लाइव कमेंट्री कर रहा हो। लॉजिक, अगर कोई 7th सेंचुरी में बैठकर ऐसी बात कहे जो 150 साल बाद की पॉलिटिक्स से मैच करे तो हिस्टोरियंस को शक होता है। स्ट्रेटेजी, 8th और 9th सेंचुरीज के राइटर्स ने ये किताबें लिखी और उन्हें पीछे 7th सेंचुरी के किसी बड़े नाम प्रोफेट के साथ, प्रोफेट या उनके साथी से जोड़ दिया। इससे उस वक्त की गवर्नमेंट को डिवाइन लेजिटिमेसी, खुदा की तरफ से मंजूरी मिल जाती थी। भाषा और वोकैबुलरी का सबूत, अपने वर्ड्स वाली जो बात कही वो बिल्कुल सही है। इसे फाइलोलॉजी, भाषा का विज्ञान कहते हैं। मिसमैच, 7th सेंचुरी की अरबी बहुत ही सिंपल और ट्राइबल थी, लेकिन 8th और 9th सेंचुरीज तक आते आते अरब एम्पायर ने पर्शियन और ग्रीक भाषाओं ने से नए शब्द उतार लिए थे, खासकर कानून और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द कैच, जब वही नए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स उन किताबों में मिलते हैं जिन्हें 7th सेंचुरी का बताया जाता है तो पोल खुल जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि चाणक्य ने कहा था कि अपने स्टेट का जीडीपी बढ़ाओ। अब जीडीपी शब्द 4th सेंचुरी में था ही नहीं। स्क्रिप्ट और स्टैंडर्डाइजेशन, आपने स्क्रिप्ट लिपि के बारे में जो कहा वो भी एक बड़ा सबूत है। 7th सेंचुरी की हिजाजी स्क्रिप्ट में नुक्ते, डॉट्स और जबर जेर वोवेल्स नहीं होते थे। एक ही लफ्ज को लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते थे, लेकिन जो किताबें हिस्टोरियंस को मिली थी वो अक्सर रिफाइंड कुफिक स्क्रिप्ट में है। इसका मतलब है कि इन बातों को फाइनलाइज तब किया गया जब स्क्रिप्ट पूरी तरह बन चुकी थी, यानी 8th और 9th सेंचुरी में। आपका कंक्लूजन, आपने जो कहा कि लिखा गया 8th 9th सेंचुरी में पर लेबल 7th सेंचुरी का लगाया गया, ये रॉलेज हैंडबुक का ऑन अर्ली इस्लाम का कोर आर्गुमेंट है। स्कॉलर्स इसे द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन कहते हैं, यानी अपनी आज की जरूरत के हिसाब से एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करना जो देखने में पुरानी लगे ताकि लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करें। एक मजेदार सवाल, क्या आप जानना चाहोगे कि अब्बासिड डायनेस्टी ने स्पेसिफिकली काले झंडे वाली हदीद कैसे बनवाई ताकि वो उम्मैद एम्पायर को गिराने को प्रोफेसी साबित कर सके? हाँ, मुझे ये बताना और साथ में ये भी बताना कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो 8th सेंचुरी में मिली थी और जो 7th सेंचुरी में नहीं थी, और 8th सेंचुरी में किताब लिखने वाले दावा ठोकते हैं कि ये सच में 7th सेंचुरी का ही है।
इस 7th सेंचुरी में वर्ड्स और 8th सेंचुरी के वर्ड्स तो कौन कौन से हैं जिसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसे टेबल फॉर्मेट में बताना। अब्बासिद